अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 3 मार्च 2026 है और वॉर रिपोर्ट के ऊपर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। वो आपने कहावत सुनी होगी कि मुश्किल वक्त में साया भी साथ छोड़ जाता है, और मुश्किल वक्त ताकतवर लोगों के ऊपर जब आता है तो फिर जाहिर बात है जो कमजोर लोग होते हैं वो उनके खिलाफ ही खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे अमेरिका के अंदर जिस तरह की आवाजें उठ रही हैं और जो बातें चल रही हैं, उससे लगता यह है कि अमेरिका अपने बिछाए हुए जाल में नहीं, बल्कि अब तो खुलेआम कहा जा रहा है कि इसराइल के बिछाए हुए जाल में फंस चुका है और फंसा हुआ नजर आता है। एक तरफ तो इसराइल के बारे में खुलेआम अमेरिका के अंदर जिस किस्म की बात की जा रही है, उससे आज से पहले तक इस तरह की बातचीत नहीं की गई। दूसरी तरफ इनको लग ये रहा था इसराइल और अमेरिका को कि जंग ये गिनती के चंद दिनों में, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में इसको खत्म करेंगे, डब्बा बंद करेंगे और घर जाएंगे। लेकिन कहानी पुठी पड़ गई है और सारी बात घूम फिर के एक तरफ जो है वो इल्जाम के ऊपर आ गई है कि किसने क्या किया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एक तरफ कहते हैं कि इसराइल ने हमला जो है वो कर दिया तो हमारी मजबूरी बन गई, हमें पीछे जाना पड़ा। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ वो अपना खुलेआम ये इकरार कर रहे हैं कि भाईजान साढ़े को जंग नहीं लड़ी जानी, अब लड़ना तो मजबूरी बन गई है, लेकिन लड़े कैसे? ये जो एक माइंडसेट है जिसमें सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने खुद कहा, सुन ले। By some estimates, over 100 of these missiles a month. Compare that to the 6 or 7 interceptors that can be built a month. They can build 100 of these a month, not to mention the thousands of one-way attack drones that they also have. मतलब कि एक ये खुद एक्नॉलेज किया जा रहा है बकायदा तौर के ऊपर कि मार्को रूबियो ने खुलेआम बताया है कि 100 से प्लस मिसाइल्स जो हैं वो ईरान तैयार कर रहा है और हम 6 से 7 से ज्यादा इंटरसेप्टर उनको रोकने के लिए महीने में तैयार नहीं कर सकते, और उनके मिसाइल 100 से ज्यादा महीने के अंदर तैयार हो रहे हैं। तो मतलब अगर ये एक जो है वो हार का इतराफ नहीं भी है तो बहरहाल एक गंभीर सूरत हाल की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इसी तकरीर में उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमने तो अभी हमला नहीं करना था, लेकिन इसराइल ने हमला कर दिया और उसका रिएक्शन हमारे ऊपर आना था, इसलिए हमारी मजबूरी बन गई थी। और इसको लेके इसराइल के मोसाद के एजेंट्स भी पकड़े गए हैं। उसके ऊपर टकर कार्लसन ने जो बात की है उसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है। एक एस्केलेशन ट्रैप के ऊपर बातचीत हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है, और ये तमाम आपको बड़ी एक क्लियर पिक्चर प्रेजेंट कर रही हैं इस वक्त जो जंग जारी है। एक तरफ तो ईरान के खिलाफ अमेरिका की और इसराइल की, और अब मैंने जो कहा कि मुश्किल वक्त में साया भी साथ छोड़ जाता है, तो बरतानिया और यूरोपियन जो बयानात सामने आ रहे हैं वो लगता है कि ये वो साया है जो साथ छोड़ के जा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के साथ पंगा लिया हुआ है उसका जो इस वक्त रिजल्ट सामने आ रहा है वो भी कोई हौसला अफजा रिजल्ट किसी भी तौर के ऊपर नहीं है। इसलिए हम आज की वॉर रिपोर्ट में जो पिछले 24 घंटे के अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट को एक नई स्टेज के ऊपर आता हुआ देख रहे हैं। और अब ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्ट्राइक्स का सिलसिला नहीं रहा, ये बात आपने समझनी है, मिसाइल स्ट्राइक्स का सिलसिला नहीं रहा, ये अब एक स्ट्रैटेजिक इंड्योरेंस का टेस्ट बन चुका है। क्योंकि कौन पहले, हु विल ब्लिंक फर्स्ट, एंड ईरान का ब्लिंक करने का कोई सीन यहां पे लग नहीं रहा है, और इसलिए हाथ पैर फूलते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी और यूरोपियन कैपिटल्स के अंदर भी, जो मैं आपके सामने यहां पे प्रेजेंट करूंगा। और हम इमोशंस से हटकर स्ट्रक्चर के साथ बात करेंगे, किसी किस्म की जो है इसके ऊपर हम वो एग्जेजरेशन नहीं करना चाहते, हम क्रेडिबल बातचीत करना चाहते हैं। अगर इस बैटलफील्ड को 24 घंटे के अंदर पिछले देखा जाए, पिछली वॉर रिपोर्ट से इस वॉर रिपोर्ट तक, तो गल्फ के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्राइक हुई है जो हमने आपको बताया है। ईरान कहता है हमने स्ट्राइक्स नहीं की, और मोसाद के एजेंट्स भी, टकर कार्लसन कहते हैं कि पकड़े गए हैं जो कि अटैक्स कर रहे थे गल्फ कंट्रीज के अंदर, ताकि एक शिया सुन्नी या तो डिवाइड या अरब और पर्शियन, अरबी और अजमी की जो डिवाइड हमेशा से वहां मौजूद है उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके। एक तरफ वो मामला भी है, लेकिन बहरहाल इसमें तो कोई शक नहीं है कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्राइक हुई है, और यूरोप ने यूक्रेन को कहा है कि रशिया से जो पाइपलाइन आ रही है उसमें तेल हमें आने दो, क्योंकि हमें तेल रुक गया है
और अमेरिका ने तेल की एक्सपोर्ट बंद कर देनी है, तो हमारी पॉपुलेशन तो हमारे गले पड़ जानी है। ये तो पॉलिटिकल मसला बन जाना है, ये डेमोक्रेसीज है यहाँ पे। दूसरी तरफ कुवैत में अमेरिका के अपने जो सिपाही हैं, फोर्सेस हैं, कल F-15 जहाज गिरे थे, आज अमेरिका के फौजी मारे गए हैं वहां पे, बाकायदा तौर के ऊपर इसका एतराफ किया गया है। और सबसे बड़ा इशू 100 और 6 का मुकाबला है, ईरान का 100 महीने का और उसके मुकाबले में सिर्फ 6 अमेरिका, इसराइल और बाकी गल्फ का। और थल्ली मची हुई है इंटरसेप्टर मिसाइल्स की, जिसकी वजह से अमेरिका अपनी बैटरीज साउथ ईस्ट एशिया से भी उठा के, कोरिया से भी उठा के यहां पे ला रहा है। एक सीरियस यहां पे इशू बना हुआ है, एमुनेशन शॉर्टेज जो इस वक्त अमेरिका की है वो सीरियसली रिपोर्ट की जा रही है। और अगर आपको कोरिया से भी अपना एसेट उठा के लाना पड़ रहा है, नॉर्थ कोरिया का मूड अगर बन जाता है दरमियान में, किसी ने मीम शेयर की हुई थी कि किम जोंग अन कह रहा था कि तू जो है ना अपना जाली प्रोफाइल बना नेतन्याहू का, और अपने साइबर कमांड को कह रहा था मुझे गालियां निकाल ताकि मुझे मौका मिल जाए। तो यूएस इस वक्त सीरियस मिसाइल स्टॉक की शॉर्टेज का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से गल्फ कंट्रीज का भी एयर डिफेंस सिवियरली इस वक्त कॉम्प्रोमाइज है। ईरान का तो है ही है कॉम्प्रोमाइज, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ईरान वाज़े तौर के ऊपर अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। और इसराइल और अमेरिकी और इत्तेहादी सिर्फ दस्ती ये काम खत्म होने का एक्सपेक्टेशन तो उनकी यही थी, लेकिन दस्ती तो काम खत्म नहीं हुआ, उल्टा जो है वो कार्रवाई पुट्ठी पड़ती हुई यहां पे नजर आती है। इसके ऊपर मैं आपको डिटेल एनालिसिस देता हूं। और यूरोप विजिबली डिवाइडेड नजर आ रहा है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फ्रंट भी मजीद हीटअप हो रही है, और ईरान के जो हक में प्रोटेस्ट हैं वो स्पिल ओवर कर रही हैं। और ये लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट अब नहीं रहा, ये मल्टी थिएटर ऑपरेशन इस वक्त बन चुका है, और मल्टी थिएटर प्रेशर सिस्टम के तौर के ऊपर ये जंग इस वक्त सामने आ रही है। सबसे पहले प्रोफेसर पेपे ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा जी कि वी आर नाउ इन द ग्रिप ऑफ एस्केलेशन ट्रैप एंड दिस हैज नेवर वर्कड इन ओवर 100 years। ये बात अमेरिकी जो इस वक्त एक्सपर्ट हैं उन्होंने, ये आप देख लीजिए, World War I. This is my specialty. I have studied every air campaign since World War I. This is my specialty. I spent 3 years teaching conventional targeting strategy for the U.S. Air Force. I've studied leadership decapitation in detail. I've modeled the bombing of Fordow, the regime change in Iran for 20 years. So this is something I know quite a bit about. And literally 10 days ago, I started on Substack, The Escalation Trap, because I worried exactly watching the Armada being built, we would fall into the escalation trap. तो प्रोफेसर पेपे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं इस पूरे एस्केलेशन लैडर के, कि वो कहते हैं कि जनाब हमें तारीख एक चीज सिखाती है और पिछले 100 साल एक चीज सिखाते हैं कि चाहे वो पहली वर्ल्ड वॉर हो, उसकी एयर कैंपेन्स हो बॉम्बिंग की, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बॉम्बिंग कैंपेन्स जो इस वक्त हवा से करने की कोशिश की जा रही है वो हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने समझना है। चाहे वियतनाम वॉर के अंदर बॉम्बिंग हो, चाहे अफगानिस्तान में जो हमने बॉम्बिंग कैंपेन्स की, जो पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज करने के लिए, या इराक के अंदर उन्होंने ये कैंपेन्स जो एयर कैंपेन्स की, वो कहते हैं कि एयर पावर रजीम कोलैप्स की गारंटी कभी भी नहीं देती, जो इस वक्त कोशिश की जा रही है। और अगर रजीम कोलैप्स ना हो तो एस्केलेशन लैडर के ऊपर जाना पड़ता है, बूट्स ऑन ग्राउंड लेके जाने पड़ते हैं, और वही असल ट्रैप है। ये बात वो बता रहे हैं, ठीक है, ये बात आपने समझनी है। और यहां पे इजराइल का जो एक किरदार है वो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का किरदार है, और उसके ऊपर टकर कार्लसन ने कल के प्रोग्राम में पूरी दुनिया उसके ऊपर बात करी। उन्होंने कहा कि जी मूसाद के एजेंट वहां से पकड़े गए हैं। सुनिए थोड़ा सा उन्होंने कहा क्या, फिर मैं इसके ऊपर आपको क्लैरिटी देता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जनाब इजराइल के एजेंट हमारे गल्फ कंट्रीज में अपने ही हमारे अलायंस को टारगेट कर रहे हैं ताकि वो ईरान के साथ लड़ पड़े। क्यों लड़ पड़े इसके ऊपर मैं बताता हूं आपको, लेकिन जरा सुनिएगा, क्योंकि इजराइल के रोल के ऊपर अब वॉशिंगटन में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टकर कार्लसन ने क्या कहा था? It's a risk from the Israeli standpoint. That was the point. That was the point. They wanted to diminish the Gulf, and in 2 days they have. And I think anyone who likes decency and order and cleanliness is hoping that the Gulf will recover. The Gulf is not a threat to us.
We have military bases in these countries. These are some of our closest allies. All of them are closer allies than Israel, by far. They're our friends, but they've been really hurt. And in a place like Dubai, it's got the busiest airport in the world. You start seeing video on Instagram of smoke in the Dubai airport, and you're like, I the point. Wanted to hurt these countries, wanted to sow chaos and disorder because they are rivals of Israel. So it's probably not, hasn't been reported, but it's a fact that last night in Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. That doesn't make any sense. Why would the Israelis be committing bombings in two Gulf countries which are also being attacked by Iran? Aren't they on the same side? No. तो यहां पे टकर कार्लसन ये कहते हैं कि जनाब आप देखो कि इजराइल नहीं चाहता कि गल्फ कंट्रीज अरब ममालिक जो हैं वो तरक्की करें, और वो क्योंकि उनको अपने मुकाबले में अपना रकीब देखता है, और इसलिए मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं कतर में और मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर। उन्होंने कहा कि वो इनकी फैसिलिटीज को अटैक कर रहे थे। बहुत से अटैक ईरान का नाम लगाया जा रहा है, लेकिन वो अटैक टकर कार्लसन के मुताबिक मोसाद कर रही है, क्योंकि जाहिर बात है कि खुद तो इस वक्त वाज़े तौर के ऊपर एस्केलेशन लैडर की जब आप बात करते हैं तो ट्रैप ये है, इसराइल के लिए भी वही ट्रैप है जो अमेरिका के लिए ट्रैप है, कि बूट्स ऑन ग्राउंड अब लाने पड़ेंगे। और बूट्स ऑन ग्राउंड खुद तो ना इसराइल के पास इस वक्त है, ना अमेरिका के अंदर जो है ये इस तरह का पॉलिटिकल, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, किसी सूरत वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं ले जाना चाहते हैं। तो कोशिश मजीद वो यही करेंगे कि अरब ममालिक या सुन्नी ममालिक शिया ममालिक से या अरबी अजमी से लड़ पड़े। ये कोशिश जो है एक नेचुरल कोशिश है, वॉर डिसेप्शन के ऊपर चलती है। और लेकिन वो सवाल ये कर रहे हैं कि हमारे तो अमेरिका के जो अलायंस हैं, अमेरिका का जो अलायंस है वो तो हमारे जो गल्फ कंट्रीज हैं वो ज्यादा करीबी अलायंस हैं, लेकिन वो उनको क्यों इजराइल टारगेट कर रहा है, ये सवाल टकर कार्लसन ने तो उठाया है। लेकिन ये अब एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन बात करना इसके ऊपर मजबूरी है। इसराइल का जो किरदार है इस जंग के अंदर, अब अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर ये परसेप्शन बिल्ट हो रही है, और अजीजा नेमन परसेप्शन रियलिटी से, हकीकत से ज्यादा अहम होती है। जो सोच होती है, जो बयानिया होता है, और बयानिया ये बन रहा है, बयानिया ये बिल्ड हो रहा है कि इसराइल ने ये जंग शुरू की है, इसराइल ने ये इनिशिएटिव लिया है और अमेरिका को फॉलो थ्रू करना पड़ा है। ठीक है, और अमेरिकन पॉलिटिकल स्पेस में एक बहुत बड़ा एक सीरियस डिबेट इस वक्त शुरू हो चुकी है। जो टकर कार्लसन की आपने बात सुनी है, ये उसी सीरियस डिबेट का नतीजा है। और जो नौजवान अमेरिका के अंदर मौजूद हैं वो कहते हैं, ओपिनियन पोल्स कहते हैं कि वो इजराइल के मुखालिफ बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं, खासतौर के ऊपर यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में, जहां पे हाल ही में गजा की जंग की वजह से क्रैकडाउन भी सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था। वहां पे एक पॉलिटिकल रेटरिक जो है, एक सेंटिमेंट जो है, वो एंटी इजराइल बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है, बन रहा है। और इस वक्त वॉशिंगटन सिर्फ जो है, सिर्फ वॉशिंगटन सिर्फ ईरान से नहीं लड़ रहा, ये बात आपने समझनी है। वॉशिंगटन इस वक्त खुद अमेरिका के अंदर भी डोमेस्टिक लेजिटिमेसी के लिए भी लड़ रहा है, जो कि पाकिस्तान इस वक्त काम कर रहा है। आसिम मुनीर की रजीम इस वक्त फॉर्म 47 हुकूमत अफगानिस्तान से जंग करके अपनी लेजिटिमेसी के लिए लड़ रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही। इसी तरह अमेरिका ईरान से जंग करके इसराइल को क्योंकि इस वक्त ठहराया जा रहा है कसूरवार, तो अपनी डोमेस्टिक लेजिटिमेसी के लिए अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी लड़ना पड़ रहा है। ये बात जहन में रखिएगा। और दूसरी तरफ इस चीज को देखते हुए एस्केलेशन लैडर जो प्रोफेसर साहब ने बात की है वो जरा ध्यान में रखिएगा। एस्केलेशन लैडर के ऊपर उन्होंने क्या कहा कि एक ट्रैप है। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने कल ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा, उन्होंने कहा कि जनाब दिस गवर्नमेंट, दैट इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, डज नॉट बिलीव इन रिजीम चेंज फ्रॉम द स्काइज। ये हम नहीं कर सकते, पहले कुछ और थी, कहानी कुछ और हो गई है। ठीक है। और एड डेवी ने, जो लिबरल डेमोक्रेट्स के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि ये इलीगल स्ट्राइक है अमेरिका और इसराइल की, हम एक और सदर के पीछे एक इलीगल जंग के अंदर नहीं जा सकते भाई। और यूरोप इस वक्त वाज़े तौर के ऊपर फुली अमेरिका के साथ अलाइन नहीं है।
ये टोनी ब्लेयर वाला एरा नहीं है भाई। टोनी ब्लेयर ने जो करना था कर लिया, बात समझें। तो इस वक्त ट्रांस अटलांटिक कंसेंसस वाज़े तौर के ऊपर ब्रेक हो चुका है। और इस जंग को लेके CIA ने जो मुख्तलिफ सिनेरियोज प्रेजेंट किए थे, वो सिनेरियोज क्या थे? उन्होंने कहा था कि जनाब हार्ड लाइन, या तो उन्होंने 3 सिनेरियोज दिए थे CIA ने इस जंग को लेके। पहला उन्होंने कहा था कि जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, हार्ड लाइनर इकट्ठे हो जाएंगे, ये पहला सिनेरियो है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, जिस तरह पाकिस्तान की फौज में भी फैक्शंस अब क्रिएट होना शुरू हो गए विजिबली। ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर में मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, उनमें कोई फैक्शन शिफ्ट कर जाएगा और उसको हम खरीद लेंगे, ठीक है। तीसरा उन्होंने सिनेरियो ये दिया था कि ऑपोजिशन जो है वो अपराइज कर जाएगी। लेकिन अब ज्यादातर इंटेलिजेंस कम्युनिटी और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स जो है वो कहते हैं कि जनाब लोग नहीं उठेंगे, आप भूल जाएं, ये बात नहीं होने वाली है ईरान के अंदर। और जो जनवरी के अंदर प्रोटेस्ट में भी ये बात जो है वो कंफर्म हुई थी कि ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर के अंदर किसी किस्म की जो है वो डिफेक्शन नहीं हुई है। और डिफेक्शन रजीम चेंज का प्री कंडीशन होते हैं। पाकिस्तान में अगर वो समझ रहे थे कि फोन उठा के पाकिस्तान के जर्नलों को बताएंगे कि चलो भाई फलाने ने चुकला है, तो वो कर जाएंगे। पाकिस्तान की उनको आदत पड़ी है, अमेरिका को शायद, और वेनेजुएला की उनको आदत है। लेकिन ईरान में ये काम नहीं हो पा रहा, इनसे नहीं चल पा रहा। डिफेक्शन तो अगर रजीम चेंज की प्री कंडीशन है तो ये रजीम चेंज इनसे होती हुई नजर नहीं आ रही। ईरान हारता हुआ यहां पे नजर नहीं आ रहा। ईरान पाकिस्तान नहीं है, ईरान वेनेजुएला नहीं है। और ईरानियन आर्मी जो है, ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस हिस्टोरिकली तारीखी सतह के ऊपर हमेशा एज इदारे के तौर के ऊपर मजबूत इकट्ठी नहीं है। और उनको ना तो DHA के प्लॉट मिलते हैं, ना ही उनको जो है वो मल्टी बिलियनर पैकेज मिलते हैं, और ना ही पाकिस्तान से बाहर, वो ईरान से बाहर दुनिया भर में बिलियनियर्स एंड मल्टी मिलियनियर्स प्रॉपर्टीज उनकी होती हैं। यहाँ क्विक कोलैप्स का मॉडल जो कि बनाया गया था कि 5 दिन जंग मुक जाएगी, वो बहुत ज्यादा वीक है जी, वो होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इस स्ट्राइक की वजह से, जो टकर कार्लसन ने भी बात की, लोगों के अंदर ये बात फैल चुकी है हर तरफ कि यार इस स्ट्राइक की वजह से एक तरफ तो लोग ये बात खुल के कर रहे हैं कि अमेरिका हमारे छोड़ के भाग गया है, ठीक है। हम इनको कह रहे हैं कि हमें जो है वो प्रोवाइड करो, एमुनिशन प्रोवाइड करो। ईरान 100 मिसाइल मार रहा है और हमारे पास 6 हैं, ठीक है, उसके मुकाबले में, तो हम रोक ही नहीं सकते हैं। तो हमारी रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं, तो जल्दी करो, हमें कुछ भेजो। एक तरफ ये मामला है, एंटी अमेरिका सेंटिमेंट यहां भी है। दूसरी तरफ मोसाद के लोग पकड़े गए हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर, कि वो कहते हैं तो इजराइल सारे का सारा गन करवा रहा है, तो वहां भी रोला पड़ा हुआ है। दुबई में जिस तरह वो जाके ठोक रहे हैं ईरान वाले, क्योंकि दुबई जो है, UAE जो है, वो इसराइल के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस में है, और वही मोसाद के एजेंट अगर पकड़ ले तो ये तो फिर आप देखें ना, पीठ में छुरा घोंपने वाली बात हुई है। ये तो रजीम चेंज ईरान में करने चले थे, उल्टा जो अरब किंगडम्स हैं उनके अपने अंदर रजीम चेंज के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरफ ये मामला चल रहे हैं। और US इजरायली स्ट्राइक का जो इफेक्ट है, उसने इस रजीम को बजाय इसके वीक करते, जो शिया सुन्नी डिवाइड को ये एक्सप्लॉइट करते या अरबी अजमी डिवाइड को एक्सप्लॉइट करते, उल्टा क्योंकि इजराइल की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा एक्सपोज हो गई है। टकर कार्लसन जिस तरह खुल के बात कर रहा है, जिस तरह बाकी दुनिया खुल के बात कर रही है, अमेरिका खुल के बात कर रहा है, इजराइल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से सिर्फ, ठीक है, पाकिस्तान को भी मजबूरी बनी हुई है कि वो अमेरिका का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इजराइल की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा ओपन है। और इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और मेरे ख्याल में इंडिया की बड़ी बेवकूफाना पॉलिसी है यहां पे, लेकिन उसके ऊपर मैं बात करूंगा बाद में अलहदा, मैं इसके ऊपर डिबेट ऑलरेडी कर चुका हूं। लेकिन इसकी वजह से, जो इजराइल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से लग ये रहा है कि इजराइल का ओवर्ट इन्वॉल्वमेंट, बड़ा क्लियर विजिबल इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। मुजात एजेंट पकड़े जा रहे हैं, आप डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो रीजन में पैन इस्लामिक इमोशनल मूवमेंट, एक जज्बाती मूवमेंट क्रिएट हुआ है। और इस जज्बाती मूवमेंट ने आर्जी तौर के ऊपर शिया सुन्नी तकसीम को वाज़े तौर के ऊपर जो है वो खत्म, तो मिटाया तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ब्लर कर दिया, धुंधला गया है वो डिवाइड जो हमेशा से रही है, ट्रेडिशनली रही है, ठीक है। अब जब एक्सटर्नल थ्रेट परसीव किया जाता है तमाम मुसलमानों की तरफ से मुश्तरका तौर के ऊपर इसराइल को, तो इंटरनल फ्रैक्चर्स जो होते हैं, मौजूद है फॉल्ट लाइंस, वो आर्जी तौर के ऊपर टेम्पररी सील हो जाते हैं। और ये स्ट्रेटेजिक
मिसकैलकुलेशन बहरहाल हो सकती है, और जो की गई है अमेरिका की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी। और इंटरसेप्टर क्राइसिस सबसे बड़ा क्राइसिस है यहां पे। कॉस्ट कर्व भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे रोला ये पड़ा हुआ है कि भाई इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म हो गए हैं, अभी हम करें तो क्या करें, ठीक है। और इस इंटरसेप्टिंग मिसाइल की टेक्नोलॉजी की वजह से जब जाके मार्को रूबियो, मैंने शुरू में आपको वीडियो दिखाई, वो कहते हैं, क्या कहते हैं मार्को रूबियो के, producing, by some estimates, over 100 of these missiles a month. Compare that to the 6 or 7 interceptors that can be built a month. They can build 100 of these a month, not to mention the thousands of one-way attack drones that they also have. तो अटैक ड्रोन्स एक तरफ हैं, मार्को रूबियो खुद बता रहे हैं, और इंटरसेप्टर क्राइसिस बड़ा सीरियस किस्म का बना हुआ है। अमेरिका की प्रोडक्शन सिर्फ 6 से 7 इंटरसेप्टर पर मंथ है। इजराइल ने लेजर सिस्टम तो लेके आया, लेकिन वो शॉर्ट रेंज मिसाइल के लिए है। लॉन्ग रेंज मिसाइल जो इजराइल एक्चुअली ईरान एक्चुअली इजराइल के ऊपर फायर कर रहा है, उसके लिए फिर भी उनको अपना आयरन डोम सिस्टम ही लेके आना पड़ता है, जिसके उनकी भी बड़ी तेजी से डिप्लेशन हो रही है। और ईरान तो 100 मिसाइल बना भी रहा है, और चाइना भी वाज़े तौर के ऊपर खुल के तो नहीं सामने आया, लेकिन इस तरह के मामले में चाइनीज लॉजिस्टिक सपोर्ट यहां पे नजर जरूर आती है। तो एक तरफ, दूसरी तरफ शहीद ड्रोन जो है यार, वो 20,000 से 50,000 का एक ड्रोन है, और इनके जो PAC इंटरसेप्टर मिसाइल है वो एक मिसाइल 4 मिलियन का है। अंदाजा आप करो, एक 20 से 50,000 के ड्रोन को गिराने के लिए या मिसाइल को गिराने के लिए 4 मिलियन प्लस का जो है वो PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइल वो फायर किया जा रहा है, और गारंटी भी नहीं है कि वो काम कर रहा है, एक नहीं कई फायर करने पड़ते हैं। तो ये कॉस्ट एसिमेट्री जो है, ये प्रोलॉन्ग्ड वॉर में अनसस्टेनेबल है, अमेरिका के लिए भी इवन, इसराइल के लिए भी इवन। रिपोर्ट आ रही है कि गल्फ स्टेट के, जो आपको पता ही है कि इंटरसेप्टर रिप्लेनिश करने के लिए अमेरिका को जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो स्टोन वॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास अपने नहीं बचे, तुम्हारे लिए कहां से लेके आए। तो इसलिए मैंने आपको बताया साउथ ईस्ट एशिया से वो इकट्ठे कर रहे हैं। और इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि जनाब जो प्रायोरिटी दी जा रही है वो अमेरिका खुद अपने आप को और इसराइल को दे रहा है, प्रायोरिटी गल्फ नहीं है। तो फिर गल्फ जो है वो सेंटिमेंट तो होगा, वो तो बादशाहतें जो है वो खतरे के अंदर आ जाएंगी। और अगर अमेरिका ने इसराइल को प्रायोरिटाइज किया जिस तरह वो कर रहा है, तो गल्फ में जो ट्रस्ट इक्वेशन है इस वक्त वो खराब होगी। और इंडिया भी यहां पे गल्फ में जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए काम कर रहे हैं, वो इसराइल के साथ खुल के मोदी जी जो सपोर्ट कर रहा है वहां पे, वो बहुत पुट्ठा काम इनको पड़ जाएगा। ये बात आप समझें, डायनामिक्स बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। ये सारे डायनामिक्स इस चीज के ऊपर बैंक कर रहे हैं कि जनाब ये 5 दिन में जंग खत्म कर लेंगे, लेकिन जंग तो इंडियन अपने डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक खत्म होती हुई कहीं से नजर नहीं आती, ईरान हारते हुए नजर नहीं आता, ठीक है। और फिर कुवैत के अंदर जो आपको पता है कैजुअलिटीज हुई हैं और रिसोर्स स्ट्रेन है, वो बहुत ज्यादा विजिबल है, वो थोड़ा बहुत विजिबल नहीं है जनाब। और इसकी वजह से बहुत ज्यादा मजीद बात हो रही है डिफेंस सर्कल्स के अंदर, जो बातचीत हो रही है वो कहते हैं कि जी पेंटागन का मूड जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंस और पैरानॉइड है। एयरक्राफ्ट गिर रहे हैं, उनके जहाज गिर रहे हैं, ठीक है, और उनके जो एयर बेसेस हैं वो वनरेबल हैं क्योंकि इंटरसेप्टर मिसाइल उनके पास नहीं है। प्रोटेस्ट पूरे गल्फ के अंदर हो रही है भाई, जिधर इनके बेसेस हैं बहरीन के अंदर बेतहाशा प्रोटेस्ट हो रही हैं। तो स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेस है, लेयर्ड स्ट्रेस सिचुएशन इस वक्त इनके लिए बनी हुई है। और लाइटनिंग वॉर का जो मॉडल है वो प्रोलॉन्ग्ड एंगेजमेंट बन सकता है, और इसके लिए वो तैयार नहीं है। अमेरिकन डेफिनेटली तैयार नहीं है। इसराइल अगर होता भी है तो पॉलिटिकल कॉस्ट भी इसके लिए तैयार नहीं है, और अदरवाइज भी लॉजिस्टिक्स भी विजिबली तैयार नहीं है। इसलिए उनको अपने साउथ ईस्ट एशिया से एसेट जो है इमरजेंसी में उठा के लाने पड़ रहे हैं। वहां पे चाइना ने कोई हल्का फुल्का किसी को आगे लगा दिया, खुद थोड़ी है, नॉर्थ कोरिया ने कोई कहानी डाल दी, तो फिर क्या करेंगे आप खुद मुझे बताएं। ये साउथ चाइना सी से एसेट्स लेके आए, अगर वहां पे कोई ताइवान के ऊपर कहानी हो जाती है फिर क्या करेंगे आप मुझे बताएं। तो यहां पे चाइना फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ स्पेकुलेशन है, दूसरी तरफ रियलिटी है। कुछ डिफेंस सर्कल्स के अंदर बात ये हो रही है कि जी चाइना लॉजिस्टिक्स का ग्रे जोन के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ईरान को, लेकिन पब्लिकली चाइना जो है वो डिप्लोमेटिक सिर्फ बातचीत कर रहा है, पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहा है विजिबली, और डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट कंफर्म नहीं है। लेकिन जब जियो पॉलिटिक्स होती है और ग्रेट पावर राइवलरी की यहां पे बात हो रही है, वहां पे इस तरह की एम्बिग्विटी जो है, शक शब्बा जो है, वो स्ट्रेटेजिक टूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि चाइना बड़ी सक्सेसफुली कर रहा है। लेकिन अभी तक कोई वेरीफाइबल एविडेंस बहरहाल नहीं है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल लॉजिस्टिक सपोर्ट चाइना की, और चाइना ही खुलेआम उनका सोशल मीडिया जो बात कर रहा है। कल मैंने गुज़श्ता रोज की वॉर रिपोर्ट में आपको बताया था कि
उनकी जो सैटेलाइट नेविगेशन बैडू सिस्टम की सपोर्ट है, उसकी बेस के ऊपर ईरान के मिसाइल्स प्रिसिशन स्ट्राइक्स कर रहे हैं, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देख के कर रहे हैं, सबको नहीं कर रहे। और उसके साथ साथ क्योंकि चाइना का प्रेशर भी ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा है कि आप ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस हद तक ना खराब करें कि जो है वो हमें ऑयल ना पहुंच सके, बिकॉज चाइना बैंक करता है मिडिल ईस्ट के ऊपर ऑयल के ऊपर। तो बड़ा देख के बड़ा सोच के किया जा रहा है जो भी किया जा रहा है विजिबली। तो इसलिए यहां पे बहरहाल स्पेकुलेशन और फैक्ट सेपरेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बहरहाल चाइना की सपोर्ट तो जो है वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट साइबर स्फीयर के अंदर तो मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। और कल मैंने आपको बताया था कि जो F-15 गिरे थे, यहां पे एक बात क्लियर कर लीजिए कि वो बाद में इन्होंने कहा जी कि फ्रेंडली फायर के अंदर गिरे हैं। तो जो चाइना का और रशिया की कैपेबिलिटी है, वो ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम हुआ, ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके अंदर भी एग्जैक्टली फरवरी 2019 में यही हुआ था कि जो आपको पता है कि इंडिया ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार के फ्रेंडली फायर में गिरा दिया था। वहां पे भी एग्जैक्टली यही हुआ था जो कुवैत के अंदर सीन बताया जा रहा है। और ये चाइनीज के पास कैपेबिलिटी और रशिया के पास है कि ये जो डाटा होता है आपके एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर, जो फ्रेंड और फो, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है एयरक्राफ्ट, उसका सिग्नल भेजता है, वो डाटा के अंदर शामिल होता है। जारी बात है उस ये डाटा हैक करते हैं और डाटा स्क्रैप कर देते हैं। स्क्रैप अगर डाटा हो जाए तो बैकअप तो होता है, लेकिन बैकअप के लिए रीबूट करना पड़ता है सिस्टम। अब रीबूट इंडिया वाला सिस्टम तो 40-45 मिनट लग गए थे, उसके दरमियान में उनके हेलीकॉप्टर भी गिर गए थे। और कहते हैं कि रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है कश्मीर के अंदर, 2 राफेल भी इसी चक्कर के अंदर उनके गिरे हैं इंडिया के अंदर। वो मानते नहीं है। और बात है अगर मान जाए कि हमारे अपने फ्रेंडली फायर से गिरा है तो उनको ये भी मानना पड़ेगा कि राफेल हाँ गिरे, अभी तो उसकी तादाद नहीं बता रहे, 4 गिरे उनके, जो उनकी अपने इंटरनल सोर्सेज कहते हैं, ठीक है। 2 उनके पंजाब के अंदर गिरे हैं और 2 JNK के अंदर गिरे हैं। और वो जो JNK के अंदर कहते हैं वो कहते हैं कि ये हमारे अपने ही सरफेस टू एयर मिसाइल ने गिरा दिए हैं। लेकिन बहरहाल चलो ठीक है, ये एक एम्बिग्विटी है। लेकिन यहां पे भी कुवैत के अंदर ये डाटा जो इनका अगर स्क्रैप किया गया है, और ये कैपेबिलिटी चाइना के पास मौजूद है और उसको अप्रूव भी नहीं कर सकते, तो जितनी देर में रीबूट हुआ है सिस्टम, 45 मिनट नहीं लगे, 15 भी लगे हैं, तो उसमें जो भी उनको रडार के ऊपर नजर आया है, क्लियरली रडार तो काम कर रहा होता है, सिर्फ फ्रेंड एंड फो का डाटा स्क्रैप हो जाता है। तो वो उन्होंने उसको हिट कर दिया है। पॉसिबल है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि विजिबली जो इमेजेस हमने आपको कल दिखाए थे उसमें नजर आ रहा है कि यार हमें नजर नहीं आ रहा कि कहां जाके जो है ये गिरे हैं, इनको हिट कहां पे हुआ है। ऐसे जहाज भी मौजूद थे। लेकिन अब आखिर के अंदर आप देखो कि ये जो अल्टीमेटली इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान इस वक्त एक सर्वाइवल माइंडसेट के अंदर जंग लड़ रहा है। और क्रिटिकल डिफरेंस, सबसे बड़ा फर्क इस जंग के अंदर यह है कि ईरान भाई डू और डाई के माइंडसेट के अंदर जंग लड़ रहा है। अमेरिका और इसराइल का मॉडल है दस्ती दस्ती काम मुकाओ, ठीक है, रैपिड डिसाइसिव आउटकम वो चाहते हैं। ईरान का मॉडल है सर्वाइवल, हमने अपनी रजीम का करना है, और एंड्योरेंस, हमने खड़े रहना है। आपने जो हमारे साथ कर दिया वो तो आपने कर दिया, लेकिन अभी हम लड़ेंगे। उनकी तैयारी हुई हुई है। और एग्जिस्टेंशियल वॉर्स में हाई कॉस्ट टॉलरेंस जो है वो अडॉप्ट करते हैं लोग। यहां पे ईरान तो कर रहा है कि आप मारते रहो, ईरान कारपेट बॉम्ब कर दो, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। ये रेजिलियंस जो है ये बहरहाल दूसरी साइड के ऊपर नहीं है। ना यूरोप ये चाहता है, ना गल्फ ये चाहता है, ना इवन इजराइल भी ये नहीं चाहता, लेकिन और ना ही अमेरिका ये चाहता है। तो ईरान रजीम कोलैप्स क्योंकि नहीं हो रही, सरवाइव करने के मॉड के अंदर बैठी हुई है। अगर तो आप कोलैप्स कर देते तो हो चुकी होती, लेकिन वो नहीं हो रही, सरवाइव के मॉड के अंदर चली गई है। और सर्वाइवल मॉड में हमेशा लंबी फाइट जो है वो लड़ी जाती है। और लंबी फाइट का स्टैमिना विजिबली ईरान के अंदर तो यहां पे नजर आ रहा है, लेकिन यहां पे बाकी अलायंस के अंदर नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान के फ्रंट के ऊपर भी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर जो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स कंटिन्यू पाकिस्तान कर रहा है, सिविलियन कैजुअलिटीज बेतहाशा वहां के ऊपर हो रही है, ठीक है जी। और हाई वैल्यू TTP एलिमिनेशन की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। और अफगान सिंबॉलिक रिटेलिएशन रिपोर्ट्स भी सर्कुलेट हो रही हैं, जिसके अंदर वेरिफिकेशन लिमिटेड है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से वो खबर बाहर नहीं आ रही, उनकी ड्रोन स्ट्राइक्स भी हो रही हैं। लेकिन ये जो सेकंड फ्रंट है, इसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अभी तक बहरहाल अनक्लियर है।
लेकिन आउटकम बहुत ज्यादा मैसी लग रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जनाब आसिम मुनीर साहब ने बगराम एयरबेस देने के लिए यह कहानी शुरू की है, लेकिन बगराम एयरबेस के जो है वो लेने के दिन इनको पड़ गए हैं और उनके अपने सर्वाइवल का सवाल है। और उस वक्त इसमें देखेंगे, अगर ये अब्दुल्ला खान साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान में कई दिन की बमबारी के बाद भी हम टीटीपी, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और बीएलए के तमाम ठिकाने तिबाह नहीं कर पाए और अहम कमांडरों को निशाना नहीं बना सके, तो हमारी पूरी मुहिम पर सवालिया निशान लगेगा कि जिस चीज का मुतालबा हम तालिबान से कर रहे हैं वो हमें पूरा मौका मिला तो हमने वो काम खुद क्यों नहीं किया। अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो अफगान तालिबान के फौजी ठिकानों पर बमबारी की है। अभी तक टीटीपी के किसी बड़े लीडर के मारे जाने की कोई खबर नहीं आई। मॉस्कर फारूक और दीगर तरबियती मराकज की भी कोई खास खबर नहीं आई। कई दिन की मुसलसल बमबारी के बाद अगर हम जंगबंदी कर लेते हैं और बातचीत के दौरान तालिबान से फिर मुतालबा करते हैं कि टीटीपी वगैरह के खिलाफ कार्रवाई करें, तो फितरी सवाल पैदा होगा कि एक हफ्ते की बमबारी से हमने ये काम खुद क्यों ना किया। और आसिम मुनीर साहब अगर रजीम चेंज चाहते हैं तो ये तो क्लियर हो गया कि रजीम चेंज जो है वो एरियल बम्बारमेंट से हो नहीं सकता। और बगराम एयरबेस के लिए अगर वो एटम बम चलाना चाहते हैं तो पीछे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर बगराम एयरबेस वो क्या देंगे? वहां पे तो एयरबेस न्यूक्लियर ताबकारी इतनी होगी कि बन भी नहीं सकेगा। सर्वाइवल का इनका इशू तो बना हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये मामला किस तरफ जा रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। और दूसरी तरफ गल्फ के अंदर, मशरक वस्ता के अंदर, अरब ममालिक के अंदर एक अवेकनिंग जो हो रही है कि दुबई का सेफ जो इस वक्त हेवन का परसेप्शन है, या गल्फ के बड़े अहम तरीन जो शहर हैं वो पर्शियन गल्फ के जो इस वक्त किंगडम्स हैं, उनका जो सेफ हेवन का परसेप्शन है वो शेक हो चुका है। पैनिक बाइंग आपको पता ही है हो रही है, सप्लाई स्ट्रेस है, प्रोटेस्ट का रिस्क यहाँ पे है। गल्फ स्टेट ये बहरहाल रियलाइजेशन कर रही है कि मिसाइल सैचुरेशन वॉरफेयर जो इस वक्त उनके साथ की जा रही है उसमें एयर डिफेंस उनका एयर डिफेंस ओवरवेलम कर सकता है। और बेशक दुबई के जो शेख हैं और अबू धाबी के जो प्रेसिडेंट हैं वो मॉल्स के अंदर फिरें, कावा पीना जाएं, लेकिन उनको फिर जो ही मिसाइल स्ट्राइक्स आते हैं तो उनको टूरिस्ट को बेसमेंट्स के अंदर शिफ्ट करना पड़ता है। और गर्मी वहां पे ठीक ठाक होती है, एयर कंडीशन बेसमेंट पे तो होते नहीं है, बगैर एयर कंडीशन के वहां पे रहना ही पॉसिबल नहीं है। तो परसेप्शन कोलैप्स जो इस वक्त मार्केट्स को ज्यादा डैमेज करता है और डैमेज कर रहा है इस वक्त, ये भी जहन के अंदर रखिए। और जो डिबेट इस वक्त चल रही है वो ये है कि ये वॉर ऑफ चॉइस डिबेट है जो इस वक्त चल पड़ी है। वो कहते हैं यार कि अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर हर कोई ये बात कर रहा है कि भाई ये वॉर ऑफ चॉइस है, ये वॉर ऑफ नेसेसिटी नहीं है, हमें जंग करने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर हमारे ऊपर इमिनेंट स्ट्राइक ईरान का खतरा नहीं था, अनक्लियर था, तो फिर पॉलिसी डिबेट आपने ये जो है शुरू इंटेंसिफाई इस वक्त हुई भी है कि यार क्यों आपने ये काम शुरू किया, जिसकी वजह से ये डेमोक्रेसीज हैं, डोमेस्टिक बैकलैश इस वक्त विजिबली एस्केलेट कर रहा है। फिर एक मिलिट्री लॉजिस्टिक रियलिटी भी है कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बड़ा हैवी लॉजिस्टिक के लिए होता है, उस पर हैवी लोड आउट के अंदर इस वक्त वो बैठा हुआ है। जो टोमाहाक मिसाइल का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हाई रहा है अमेरिका का, और ये डिटेल रिपोर्टिंग है इसके ऊपर, ये कंफर्म रिपोर्टिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, 100% कंफर्म रिपोर्टिंग, वेरीफाइड रिपोर्टिंग मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए लंबे अरसे तक ये जंग सस्टेन्ड हाई इंटेंसिटी कैंपेन का जो लॉजिस्टिक स्ट्रेन है एट द एंड ऑफ द डे वो अमेरिका बर्दाश्त करता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिंपल मैथ्स ये है कि मैथमेटिक्स जो है वो पॉलिटिकल विल से ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। आप डेमोक्रेसी छोड़ दें, आप सियासत छोड़ दें, लोग सियासत कर रहे हैं, ठीक है, करते रहे, नैरेटिव बनाते रहे, लेकिन यार सिंपल मैथ्स है। सिंपल मैथ्स जो मैंने आपको बताया है कि वो 40-50 हजार के एक ड्रोन से 4 मिलियन का आपका एक मिसाइल फायर करा के फारग करवा देते हैं और 6-6 आप करते हैं। मतलब उनके 40-50 हजार रुपए डुबोने के लिए आप यहां पे 12 से 20 मिलियन डॉलर लगा रहे हैं। कैसे सस्टेन कर सकते हैं आप लंबी जंग? यहां पे स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन ये है कि क्या ये 5 दिन का ऑपरेशन इसलिए प्लान किया था कि जंग जो है वो ये खत्म हो जाएगी और जो अभी रिजल्ट है बस यही रिजल्ट काफी है और हम फतह डिक्लेयर कर देंगे? अगर हां तो इस वक्त वाजे तौर के ऊपर ठीक है, फिर आप कहेंगे कि हम जीत गए लेकिन जीतेंगे आप नहीं, ये बड़ा क्लियर है। और अगर नहीं तो फिर एक प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर के अंदर क्लियर जो इनकी स्ट्रक्चरल वीकनेस है वो मजीद एक्सपोज हो रही है। ये इस वक्त हर तरफ से एक्सपोज मजीद हो चुके हैं क्योंकि
मकसद पीट हेग्सेथ ने, सेक्रेटरी ऑफ वॉर अमेरिका ने कहा कि जनाब हमने यहां पे क्या करना है, ईरान की नेवी को खत्म करना है। लेकिन ईरान की नेवी तो अभी तक जो वेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि इंटैक्ट है। उन्होंने मजीद कहा कि जी मिसाइल्स हमने इनकी जो है वो खत्म करनी है, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, लेकिन मिसाइल्स सिटीज भी लार्जली इंटैक्ट हैं और मिसाइल्स जो उनके हैं वो मुसलसल फायर कर रहे हैं। और अब तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी बातचीत हो रही है। उनकी जो आर्मी, उन्होंने कहा था हमने ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर खत्म करनी है, वो भी बिल्कुल खड़ी हुई है जनाब, वो तो खत्म नहीं हुई। रजीम का कोलैप्स शॉर्ट टर्म में तो पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग जंग आपको लड़नी पड़ेगी, 4 हफ्ते में भी नहीं होता। और 4 हफ्ते भी लड़न जोगे आप है या नहीं है, ये इस वक्त इसके ऊपर बातचीत हो रही है। क्योंकि फाइनल अगर इसको आप स्ट्रेटेजिक असेसमेंट बिल्कुल अनबाइस्ड करते हैं ना जी, तो इंडिकेटर्स आपको बड़ा विजिबली बता रहे हैं, इंडिकेटर्स हैं कि रजीम चेंज नहीं होने वाली ईरान के अंदर, ईरान हारता नहीं है। ये बात इस वक्त हर कोई कर रहा है। इंटरसेप्टर आपके जो मिसाइल हैं वो बड़ी तेजी से डिप्लीट कर रहे हैं और ईरान का तो भाई 100/6, 100 का मुकाबला 6 से है। बार बार इसको मैंने खास पॉइंट दिया है, ठीक है। यूरोप डिवाइडेड खड़ा हुआ है। अमेरिका की डोमेस्टिक लेजिटिमेसी इस जंग के ऊपर और एंटी इजराइल सेंटिमेंट जो है और इजराइल फैक्टर बहुत ज्यादा अहम रोल यहां पे प्ले कर रहा है, ठीक है। और ईरान की जो इस वक्त ईरान के साथ शिया और सुन्नी दोनों मुसलमान जो है और ममालिक जो हैं इस पूरे रीजन में वो खड़े होते हुए नजर आते हैं और उनकी मुखालफत करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, पॉलिटिकली। और एयर पावर कभी भी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन रजीम की डिलीवर नहीं कर सकती, ये भी क्लियर है। तो लेकिन एस्केलेशन जब एक दफा आपने पंगा ले लिया है तो इसको कंट्रोल करना फिर पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको पहले दिन से यही बता रहा हूं, कंट्रोल केओस में भी आपको कभी भी ये नहीं पता होता कि एंड रिजल्ट क्या निकलेगा। अब क्या पॉलिसी मेकर्स जो अमेरिका के हैं, इजराइल ने ठीक है आपको धक्का दे दिया, क्या वो अफगानिस्तान के अंदर और वियतनाम के जो सबक उन्होंने सीखा है, लेसन्स है मिलिट्री के, तो चलती लेसन्स के ऊपर लेसन लर्न्स है, वो मिलिट्री हिस्ट्री अपनी भूल चुके हैं, या एक ये सब कुछ जो भी हुआ है ये एक सियासी मोमेंटम, पॉलिटिकल मोमेंटम का नतीजा था, ठीक है। दोनों में से एक ही कहानी है। अब क्रेडिबिलिटी भी अमेरिका की एट स्टेक है यहां पे, और अमेरिकन जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, अगर एप्स्टीन फाइल्स की वजह से ये जंग नहीं छड़ी गई, उसके ऊपर मिट्टी डालने के लिए, ब्लैकमेलिंग की वजह से नहीं हुई है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन रेज कर रहा हूं। और अगर ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की वजह से हुई है कि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को आपने जो है वो रीइंफोर्स करना है, या दोनों की वजह से कॉम्बिनेशन करके हो गई, ठीक है, तो फिर भी क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी तो है। अगर आप ईरान से मुकम्मल फतेह नहीं हासिल करते उनके ऊपर, तो देन ये आप जो मकसद है दोनों आप हार जाएंगे। क्रेडिबिलिटी भी आप अपनी हार जाएंगे, लेजिटिमेसी भी आप अपनी हार जाएंगे। और एंड्योरेंस जो है वो अक्सर अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स प्रोड्यूस करती है, जो एंड्योरेंस इस वक्त आपको नजर आ रही है ईरान के अंदर। लेकिन अगला फेज डिसाइसिव हो सकता है, अगले 72 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। कमेंट्स में बताइएगा कि आपका फीडबैक क्या है।